गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का न्यूमेरिकल पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या चीज होती है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब हुआ कि सपोज ये आपका कोई चार्ज, इस चार्ज को हम लोग नाम दे देते हैं Q1। इस चार्ज सराउंडेड है दूसरे अदर चार्जेस से। बेचारा फंस गया ये इन सारे चार्जेस के बीच में। कितने नंबर ऑफ चार्जेस है मुझे नहीं पता। सपोज वो चार्जेस जो हैं वो n नंबर ऑफ चार्जेस है, उसे हम लोगों ने किससे डिनोट किया है? Qn से। तो अब हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर मेरा कोई गिवन चार्ज बाकी के चार्जेस से सराउंडेड है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स कितना होगा। तो हम लोग ऐसे देखें कि मेरे पास जो दूसरा एक चार्ज रखा हुआ था Q2, वो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। तो वो फोर्स कितना होगा? Q2 Q1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वो कितना फोर्स होगा? तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ऐसे ही अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मैं इसको कैसे बताऊंगा कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्ज, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ऐसे ही फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स 1 2 3, 1 2 3, इसे हम लोग नाम दे देते हैं 4, इसे हम लोग नाम दे देते हैं 5। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5। तो इतने सारे चार्जेस से ये सराउंडेड है। तो मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो गिवन चार्ज होगा, जो बाकी चार्जेस से सराउंडेड होगा, तो उस पर नेट फोर्स कितना हमें कितना होगा? तो वो हमेशा क्या होता है? इन चार्जेस का वेक्टर सम। वेक्टर सम मींस कि मैं इसको कैलकुलेट कर लूं, इस फोर्स, ये जो इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा वो कैलकुलेट कर लूं, ये जो इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा वो कैलकुलेट कर लूं। इन सभी का जो वेक्टर सम होगा वो नेट फोर्स होगा जो मेरे जो गिवन चार्ज है उसके ऊपर लगने वाला है। इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो जरा देखें कि अगर हम लोग उसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, डिनोट करेंगे, तो किस तरह से लिखेंगे? तो हम लोग कैलकुलेट किस तरह से करेंगे कि हम लोग कहां से जा रहे हैं? इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मुझे फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। तो मैं वेक्टर की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? r, जहां मैं जा रहा हूं वो पहले एड्रेस, और जहां से मैं चल रहा हूं वो बाद में। सेम ऐसे ही r1n कैप, यहां से वापस इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे r13। सेम ऐसे ही r14, r15, कुछ इस तरह से हम लोग उसको डिनोट करेंगे। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर ये बिल्कुल सिंपल है कि जब भी आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम लोग उसको किस तरह से लिखते हैं? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। फिर जब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कहां से कौन सी डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां से यहां आप जा रहे हो या यहां से यहां, दोनों चीजें सेम है। सिर्फ फर्क किस चीज का पड़ता है? डायरेक्शन का। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड वे में लिखने के लिए, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों ने उसको इस तरह से डिनोट कर दिया। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? जरा मैं अगर इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखूं तो हम लोग कैसे लिखना, हम क्या लिखना चाहते हैं? मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं फोर्स ऑन 1। तो मुझे क्या करना होगा कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5। जितने नंबर चार्जेस हैं वहां तक उसको कैलकुलेट करें, और मैंने जो टोटल चार्जेस माने हैं वो कितने माने? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है, जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखें, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था। किस तरह से सीखा था हमने कि फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, कॉलम फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन
अब कितना Q1 Q2 अपॉन R। R को किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं कि अगर हम लोग सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो Q1 Q2 अपॉन इसको हम लोगों ने लिखा था R स्क्वायर। अब ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसको वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसके साथ क्या लगा देते हैं, डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, R12, जैसे हम लोग लिख दिया R12। इसी तरह से हम लोग आगे वाले पार्ट को भी इसी तरह से डिनोट कर देते हैं। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3, यहां पे मैंने क्या लिख दिया R स्क्वायर, और इसको लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म में R13 कैप। इसी तरह से इसको आगे की तरफ लिखते चले जाएं तो इसको हम कैसे लिखते हैं, लास्ट वाले के लिए लिख रहे हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 n नंबर ऑफ चार्ज Qn R3, और यहां पे क्या लिखेंगे R1n कैप। ये हमने जब वेक्टर फॉर्म पढ़ा था तो हमने सबसे पहला फॉर्म इसको स्टडी किया था। इसी को बुक के अंदर हम लोग उसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको चेंज करके लिखना चाहता हूं। जब हम लोग इसको चेंज करके लिखेंगे तो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, जरा देखें कि R12 जब हम लोगों ने तो हम लोग इसको किस तरह से लिखें R12, तो हमने इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया R वेक्टर अपॉन R मोड। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको। 1 2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसको डिनोट से कर दिया 1 2 से R वेक्टर अपॉन R मोड। तो ये वाला मेथड कौन सा हुआ कि हमने उसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो इसको जरा यूनिट वेक्टर की फॉर्म में अगर डिनोट करना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2। अब इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं इससे, तो हमने लिख दिया R12 वेक्टर अपॉन R, ये ऑलरेडी 1 2 है तो इसको मैंने लिख दिया 1 2 मोड में, और इसके साथ जो लिखा हुआ R स्क्वायर, तो हम लोग इसको भी ऐसे लिख सकते हैं R12 का स्क्वायर। कंबाइन करके अगर हम लोग इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12 मोड Q R12 वेक्टर, कुछ इस तरह से। तो हम लोग इसी को आगे डिनोट करते हुए चलते हैं कि इसको कैसे लिखें। नेक्स्ट पार्ट आपको कैसे लिखें, डायरेक्ट हम लोग इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो कैसे लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 अपॉन R। यहां पे 1 2 था, यहां पे हम लोगों को लिखना R13 मोड में Q R वेक्टर 13। इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे, और इसको डिनोट करने के लिए n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए अगर हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो हम लोग उसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n Q R1n वेक्टर। ये हमने जो लिखा था ये फर्स्ट फॉर्म की फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, ऐसे ही इसको मैंने रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड फॉर्म में। बुक के अंदर एक और तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है, वो किस तरह से लिख सकते हैं, जब हम लोग इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन वन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो उससे पहले इसको डिनोट करने के लिए R12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, R12 को हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2। हम लोग इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, यही पढ़ा था हमने। जरा देखें इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 मोड Q, इसे हम लोग लिखते हैं R1 माइनस R2, कुछ इस तरह से। ठीक है, सेम आगे वाला नेक्स्ट ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएं तो n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हम लोग इसको डिनोट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Qn अपॉन R1 माइनस Rn मोड का क्यूब R1 माइनस Rn।
इसको हमने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। ये वाला जो पार्ट है वो हमारा कौन सा पार्ट है? थर्ड फॉर्म, जो कि इसकी फॉर्म में हमने लिखा है पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। ओके, आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हम इसको डिनोट कुछ इस तरह से करते हैं। ये आपका क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम जरा इसको वापस एक बार देखें, क्योंकि ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है। आप इसको नोट करते चले साथ साथ। न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोगों ने अभी जो पढ़ा वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर मेरा कोई गिवन चार्ज बाकी के चार्जेस से सराउंडेड है तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो इन सब का एल्जेब्रिक सम होगा। अब इस पे बेस्ड वन मार्क क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कहा जाता है कि सपोज आपके पास जो गिवन चार्ज है वो गिवन चार्ज कुछ इस तरह से है। अब अगर मैं कोई थर्ड चार्ज को लेके आ जाऊं तो बताओ इनके बीच में फोर्स किस तरह से इफेक्ट होगा। अगर मैं थर्ड चार्ज लेके आ रहा हूं और उस थर्ड चार्ज का सपोज मैं मैग्नीट्यूड को चेंज कर देता हूं तो बताओ कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो उसको किस तरह से इफेक्ट करेगा। तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस is not affected by or is independent of the presence of other charges। तो मुझे अगर इसके ऊपर कैलकुलेट करना है कि नेट फोर्स, इसके ऊपर नेट फोर्स का फर्क पड़ेगा, पर अगर मैं इस चार्ज को लेके आ रहा हूं तो इन दोनों के बीच में फोर्स इफेक्ट नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड और एनी अदर चार्जेस। चलते हैं हम इसको आगे। हम न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी पे बेस हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करते हैं। हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम लोग किस तरह से सिंप्लीफाइड वे में अप्लाई कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, वो स्टार्टिंग 6 क्वेश्चंस इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। हम लोग देखते हैं किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज इसका हम लोग अप्लाई करते हैं कि सपोज कोई स्क्वायर गिवन है आपको, उस स्क्वायर के बॉर्डर्स पे, कॉर्नर्स पे हम ऐसे कह रहे हैं कि 2 माइक्रो कॉलम का चार्ज रखा हुआ है, यहां पे -2 माइक्रो कॉलम का चार्ज रखा हुआ है, यहां 5 माइक्रो कॉलम का चार्ज रखा हुआ है, यहां पे -5 माइक्रो कॉलम का चार्ज रखा हुआ है। अब हम लोग जो कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर मैं कोई एक और 1 माइक्रो कॉलम का चार्ज इसके सेंटर में प्लेस कर दूं, 1 माइक्रो कॉलम का चार्ज अगर मैं इसके सेंटर में प्लेस कर दूं तो बताओ कि नेट फोर्स कितना होगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करने, इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम लोग चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के मान लेते हैं। चले तो देखिए जरा कि मुझे मालूम है स्क्वायर, मेरा जो फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या है, हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं फोर्स। तो मुझे मालूम है फोर्स का फॉर्मूला होता है F = 1/4πε, ऐसे कहें Q1 Q2/r²। हम लोग इसको कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं और फिर डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं तो हम लोग इसको लिख देंगे r12 कैप। अब इस चीज को फॉर्मूले को ध्यान में रखते हैं, कभी भी हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले हमारे को फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। फिजिक्स का ये एक इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको अगर फॉर्मूलेस याद है, उनके सिंबल्स याद है कि आप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए न्यूमेरिकल करना उतना इजी हो जाता है। तो जरा हम लोग देखें, मैंने बात करी थी स्क्वायर की, तो नेट फोर्स तो मैंने देखा यहां से ये टोटल में इसके डायगोनल अगर मैंने फॉर्म किया, ये इसका सेंटर, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है मैं इसको मान लेता हूं, ये सपोज ये कितना है AO बोल देता हूं इसको। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, सेम। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, तो ये भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो इसका मतलब यहां से A से लेके O तक का डिस्टेंस, B से O तक का डिस्टेंस, C से O तक का डिस्टेंस, D से O तक का डिस्टेंस, तो AO BO CO = DO, ये डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल। तो जब डिस्टेंस इक्वल है वो काम आने वाला है यहाँ पे,
नेक्स्ट देखते हैं चार्जेस के मैग्नीट्यूड। तो जरा देखो, हम इसको सिंपलीफाइड वे में किस तरह से सॉल्व करें, पूरा कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है इसको। हम लोग देखेंगे 2 माइक्रोकॉलम 1 माइक्रोकॉलम, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अगर इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है तो इस पे जो फोर्स लगने वाला है वो कौन सा फोर्स लगने वाला है, रिपल्जन फोर्स। और रिपल्जन फोर्स उसको कहां पे लेके जाएगा, इस डायरेक्शन में। मैं मान लेता हूं उस फोर्स को कितना है, F1 इस डायरेक्शन में, कि ये इसको कहां लेके जाएगा, इस डायरेक्शन में। जरा इधर वाला देखें, ये वाला फोर्स कहां लेके जाएगा, ये इसको कहां लेके जाएगा, ये इसको यहां लेके जाएगा। मैं मान लेता हूं सपोज वो कितना है, F2। ये इसको कहां लेके जाएगा, ये यहां लेके जाएगा F3। ये कहां लेके जाएगा, ये इसको जाएगा F4। रिपल्जन फोर्स है, सारे चार्जेस क्या हैं, सेम नेचर के, तो ये इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अब जरा देखिए, क्या F1 F2 F3 F4 बराबर है, ये सारे फोर्सेस बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि किस चीज का फर्क है, ये और ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा है यहाँ पे, वो फोर्स इसको और इसको वो कहां पे लेके जाएगा, यहाँ पे। ये फोर्स कहां पे लेके जा रहा है उसको, इस डायरेक्शन में। सॉरी, ये कहां लेके जा रहा है इसको, इस डायरेक्शन में। और ये कहां लेके जा रहा है, उतने मैग्नीट्यूड का फोर्स इस डायरेक्शन में। दोनों के मैग्नीट्यूड्स देखो आप सेम है, Q1 Q2 दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो जरा देखो अगर मैं कि F1 और F2 दोनों क्या हैं, F1, और यहां पे मैंने इसे किससे डिनोट किया हुआ है, F3 से। तो कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, F1 और F3 ये सेम है, F1 और F3 सेम है। तो मैंने क्या किया, इसको बीच में से हटा देते हैं, F1 और F3 सेम है। अब इसको देखें, क्या F2 और F4 सेम है, बिल्कुल F2 और F4 सेम है, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो F2 और F4 भी सेम होंगे। तो जरा इसको कैलकुलेट कर लें कि F1 और F3 अगर आप डिनोट करोगे तो किस तरह से लिखोगे कि F1 और F3 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां पे मेरा चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकॉलम मल्टीप्लाई बाय 1 माइक्रोकॉलम अपॉन डिस्टेंस कितना है, AO डिस्टेंस, और उसको क्या लिख दूं, AO का स्क्वायर। और जो डायरेक्शन है वो क्या है, A से O की तरफ, तो A से O की तरफ इसके वेक्टर फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। कुछ इस तरह से लिखना चाहिए। यहां पर डायरेक्शन A से O है, और यहां पर डायरेक्शन क्या है, O से A है। दूसरे वाले केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, O से A है, दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे ही सेम यहां पे रखा हुआ फोर्स F2 और F4 सेम है इस बार, ये दोनों, कि ये चार्ज जितना इधर जाएगा उतना ही चार्ज को ये उधर पुल करेगा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनके इफेक्ट्स नेल हो जाएंगे। तो मैं अगर कैलकुलेट करूं कि नेट फोर्स कितना होना चाहिए, तो नेट फोर्स कितना होना जाना चाहिए, 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो चार्ज वो अपनी जगह पे ही रहेगा। एक सिंपल सी बात और, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योर टेस्ट क्या हो सकता है, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि ये दो चार्जेस है या नहीं है, मैं चाहता हूं उसको कैलकुलेट करना कि कौन सा ऐसा टेस्ट इस पे किया जाए कि ये इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योर टेस्ट कहलाए। तो अगर हम चार्जेस की बात कर रहे हैं तो अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, और दूसरा फोर्स कौन सा हो सकता है, रिपल्जन, इसके अलावा थर्ड कोई और होता नहीं है। तो अट्रैक्शन श्योरेस्ट टेस्ट होना चाहिए या रिपल्जन श्योरेस्ट टेस्ट होना चाहिए। तो हम ऐसा देखें कि अगर हम दो अनचार्ज बॉडीज को ले लेते हैं, दो मासेस को ले लेते हैं, तो ग्रेविटेशन फोर्स में हमने पढ़ा था कि जो अनचार्ज बॉडी है उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, F = G(m1m2/r²). वो फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, और वो बॉडीज कैसी हैं, अनचार्ज। अब अगर वो चार्ज बॉडीज हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो बॉडीज चार्ज हैं तो उसके ऊपर अगर वो रिपेल कर रही हैं तो वो श्योर टेस्ट होगा कि वो दोनों बॉडीज कैसी हैं, चार्ज बॉडीज। ठीक है, तो श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्जन। रिपल्जन अगर है तो वो श्योर टेस्ट परफॉर्म कर रही होगी। इसी के साथ हम लोग एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि कॉलम फोर्स में अगर हम लोग इसको
हम लोग कॉलम फोर्स अप्लाई करें। अगर आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि अट्रैक्शन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर और द फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो क्या आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? अट्रैक्शन ज्यादा है या रिपल्शन ज्यादा होता है? तो हम लोग एक बात देखें कि सपोज मैंने कोई मेटल प्लेट ली, उस मेटल प्लेट को मैंने चार्ज कर दिया, सपोज पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर। अगर मैं उसके पास में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आता हूं, अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आता हूं तो ये पॉजिटिव चार्ज ने यहां पे जो इंड्यूस किया होगा वो क्या इंड्यूस कर दिया होगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया होगा। जितना मैग्नीट्यूड का ये चार्ज होगा उतना ही वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। अब अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे क्या होना चाहिए? अगेन पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जरा देखें, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को मैं अज्यूम कर लेता हूं सपोज r1, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे मैं अज्यूम कर लेता हूं r2। जरा देखें, ये क्या बता रहा है आपको? रिपल्जन बता रहा है। ये आपको क्या बता रहा है? रिपल्जन बता रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, और ये आपको क्या बता रहा है? अट्रैक्शन बता रहा है। कौन सा ज्यादा होना चाहिए? तो हमें फोर्स की जब भी बात करते हैं तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं फोर्स, क्या F इक्वल्स टू इन दोनों के बीच में। जरा मुझे बताओ, R1 स्मॉलर है R2 से, स्मॉलर है R2 से, तो मेरे को कॉलम फोर्स क्या बताता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला होगा। जरा इसको अप्लाई करें एक ही मिनट में, तो आप बता देंगे कि R1 इसकी वैल्यू जिसकी छोटी होगी फोर्स उसका ज्यादा होगा, तो जिसकी वैल्यू छोटी होगी उनके बीच में फोर्स ज्यादा होगा। तो ये वाला फोर्स कौन सा कहलाएगा? अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स विल बी मोर। फोर्स ऑफ attraction will be more than the force of repulsion. Okay? हम लोग अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को एक और न्यूमेरिकल से। जरा देखें इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। जरा देखें कि सपोज कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे जो चार्ज रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है? हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, सपोज ये है -q चार्ज, एक है रखा हुआ है +q चार्ज, एक रखा हुआ है +q चार्ज। अब हम लोगों को फोर्स कैलकुलेट करना है कि तीनों चार्जेस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। तो हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीके से सोचें। हम लोग ये नहीं सोचे कि ये रखा हुआ है तो इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना होगा और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग एक एक चार्ज को लेके कर चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें यही बताता है कि जब भी आपको टोटल नेट फोर्स फाइंड करना हो किसी चार्ज पे, तो आप एक एक करके उसको ऐड करते चलें, उसका वेक्टर सम करते चलें। तो जरा देखिए एक जनरल कि किसको पहले ले हम लोगों ने सबको दिया ये है ए, इसे बोल देते हैं बी, इसे बोल देते हैं सी। ये ए पॉइंट, ये चार्ज, इन पे जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा? इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कौन सा होगा? रिपल्सिव। अगर ये रिपल्सिव फोर्स होगा तो इसको ये कहां ले जाने की कोशिश करेगा? ये उसको लेके जाने की कोशिश करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स जिसपे +q चार्ज, दूसरे वर्टेक्स पे +q और इस पे -q चार्ज रखा हुआ है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि तीनों पे लगने वाला जो फोर्स है वो कैलकुलेट करना है। तो तीनों पे लगने वाला फोर्स जरा देखें, +q चार्ज ये दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स होगा, तो वो इसको कहां ले जाने की कोशिश करेगा? यहां से इस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा। इस डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है उसको मैं मान लेता हूं सपोज वो फोर्स है F1। ऐसे ही जरा मैं अब जरा इसको देखें, एक एक करके देखेंगे हम तीनों पे।
इस पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा, ये इसके ऊपर कैसा फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो चार्जेस सब सेम है, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी कैसा होना चाहिए, रिपल्जन फोर्स होना चाहिए। और इसको फोर्स को मैंने मान लिया कि सपोज वो फोर्स है, सपोज F2, इसके डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। जरा इस पे देखते हैं, इस पे इसकी वजह से फोर्स कहां पे लग रहा होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, ये इसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में। मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो फोर्स होगा इसको बोल देते हैं, सपोज होगा F3 मान लेते हैं इसको। जरा इसको देखें, इस पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा, अगेन अट्रैक्टिव, इसको बोल देता हूं F4। हालांकि इतने सारे फोर्सेस मैंने बना दिए, इसकी जरूरत नहीं थी, पर फिर भी हम लोग इसको समझते हैं कि हम लोग इसको कैसे सेम कैसे लेंगे। देखते हैं, F ये प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। अब हम लोग वापस आ जाते हैं उसी चार्जेस के ऊपर, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। इस पे लगने वाले दो तरह के फोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये फोर्स इसको कहां लेके जाने की कोशिश कर रहा है, इस डायरेक्शन में। दूसरा फोर्स जरा देखें, ये जो दूसरा फोर्स होगा, ये अगर इसको देखूं तो ये कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ये कहां लेके जाने की कोशिश करेगा इसको, इस डायरेक्शन में। मैं इसकी बात कर रहा हूं सर। तो एक फोर्स इसको इधर ले जा रहा है, दूसरा फोर्स इसको कहां लेके जा रहा है, अपनी तरफ। तो इसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो रिजल्टेंट कहां माने हम लोग, वो रिजल्टेंट को कहां कैलकुलेट करें, तो उसका रिजल्टेंट कहीं कहां होना चाहिए, कहीं इसके बीच में, ऐसा कुछ होना चाहिए। जरा देखें ये क्या शेप बन रहा है, तो ये कैसा बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो क्लास 11 की हमें याद आ रही है कि क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या था कि F इज इक्वल्स टू, तो ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। जब हमारे को क्या फाइंड करना होता था, मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता था, फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता था। ये हमारे पास क्या था, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था हमारे पास। चलो एक एक करके वापस से चलते हैं इसी पे। इस फोर्स पे ये यहां लेके जाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है, तो रिजल्टेंट कहां पे होना चाहिए, कहीं यहां बीच में, और बीच में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको वापस से यहां क्या फॉर्म करेगा, अगेन पैरेललोग्राम। नेक्स्ट जरा इसको देखें, ये इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये बेचारा जाएगा कहां, इनके का रिजल्टेंट, तो का रिजल्टेंट होना चाहिए कहीं बीच में होना चाहिए, कुछ इस तरह से, ऐसा कुछ। तो cos थीटा, दो आर्म्स के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा एंगल क्या होता है, थीटा। ये दोनों फोर्स के आर्म्स के बीच का जो एंगल होता है, ये हमारा एंगल कौन सा है, थीटा। यहाँ पे ये एंगल कौन सा होगा, थीटा। तो जरा वैल्यू कैलकुलेट कैसे किस तरह से की जाएगी जरा देखते हैं। अब हमारे पास जो हमने फोर्सेस को नाम दिया है F1 F2 F3 F4, जरा देखिए क्या ये मैग्नीट्यूड सेम है क्या इनका। तो देखते हैं भाई, Q1 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, Q1 Q2, ये जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने क्या नाम दिया है, F1। इस पे इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, क्या बोला मैंने, F2, जबकि दोनों कैसे होंगे, सेम ही होने चाहिए। तो मैंने इसको भी नाम क्या लिख दिया, कंफ्यूजन ताकि ज्यादा क्रिएट नहीं हो, कि जब मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी कैसा होना चाहिए, सेम आना चाहिए बाय कॉलम्स फोर्स। ऐसे ही इसको देखिए, ये इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है F3, ये इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, जिसको मैंने नाम दे दिया F4। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो यहां पे मैं इसको नाम दे रहा हूं, इसको वापस से चेंज कर रहा हूं, इसको मैंने नाम बोला, ये कितना है, F2, तो ये भी क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड का F2। तो इससे जो रिजल्टेंट बना, उस रिजल्टेंट को मैंने नाम दे देता हूं, कुछ भी नाम दे दें, क्या बोलते हैं, सपोज F3 इनका रिजल्टेंट। इसके रिजल्टेंट को मैंने नाम दिया, ये दोनों क्या है, सेम, तो ये रिजल्टेंट को मैंने बोल दिया F4। तो ये वाला रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, F4। ये जनरल कैलकुलेशन हमें अपने तरफ से अगर हम कर लें तो हमारे बहुत सारा पार्ट जो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करेंगे, हम लोग उसको एक जनरल वे में भी लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा देखें, F4 की वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूं, रिजल्टेंट, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये आपका F1, ये आपका
अगेन F1 मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, तो हम लोग लिख रहे हैं F4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस अगेन F1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2F1, अगेन दूसरा फोर्स कौन सा है F1, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल कितना होगा 60, तो बाहर वाला एंगल कितना हुआ 120, तो इसे हम लोगों ने लिख दिया 120 डिग्री। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फिलहाल मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो देखिए इसको कितना हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको लिख दो 2F1 का स्क्वायर प्लस cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2, तो ये हो गया 2F1 स्क्वायर, ये हो गया -1/2, तो ये कितना बचा F1 का स्क्वायर रूट के अंदर जिसे हम लोग क्या लिख रहे हैं F1, तो आपका जो F4 हुआ जो रिजल्टेंट हुआ वो उसकी वैल्यू कितनी है F1 के बराबर, कुछ इस तरह से होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही जब मैं इसकी बात करूं तो ये और ये दोनों सेम है, ये भी F4 ये भी F4, क्योंकि इन पे लगने वाले जो फोर्सेज है वो सेम है, तो इसका मतलब ये पार्ट मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये पार्ट ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। और वो कितना आया कि F4 इसके लिए भी मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो वो किसके बराबर होगा F1 फोर्स के बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसका भी सॉल्व। अब देखते हैं इसको, तो इसको लिए हम लोग क्या करें, वापस से रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएं, तो ये हो जाएगा F क्या फाइंड कर रहा हूं F3 इज इक्वल्स टू, इन फोर्सेस को नाम क्या दिया मैंने F2, तो F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F2 cos, अब एंगल कितना लिखेंगे हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल कौन सा है हमारा दोनों फोर्सेस के बीच में 60 डिग्री, तो यहां पे हमने लिखा है 60 डिग्री, लगा दे रूट और F3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी किस तरह से, ये हो जाएगा 2F2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2F2 स्क्वायर cos 60 डिग्री मतलब sin 30 डिग्री, sin 30 का मतलब 1/2, तो ये कैलकुलेट करके इसको कैंसिल करते हैं, तो ये आपकी वैल्यू हो गई F3 की, मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी √3F2, ये मेरे पास तीसरे फोर्स की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल एक जनरल वे में लेके सॉल्व कर सकते हैं बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए, एक जनरल मेथड एक जनरल वे में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है two equal positive charges each of 2 microcoulomb interact with a third positive charge of 3 microcoulomb situated as shown in the figure। ये गिवन है आपको फिगर, find the magnitude and direction of force, find the magnitude and direction of force experienced by the charge of 3 microcoulomb। तो बेचारा जो यहाँ पे विक्टिम है वो कौन है 3 microcoulomb, इस 3 microcoulomb को इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना है, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना है, और उनके जो नेट फोर्स है वो मुझे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि बेचारे के ऊपर टोटल फोर्स लगना कितने वाला है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक और क्वेश्चन हम लोग इसको किस तरह से कर सकते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हम लोग इसको किस तरह से कर सकते हैं, जरा देखें। मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपनी बेसिक अप्रोच यूज करें, जिससे वो क्वेश्चन अपने आप ही इतना सिंप्लीफाइड हो जाएगा कि मुझे फॉर्मुलाइज और उसको याद रखने की शायद जरूरत ही ना पड़े। देखो कैसे किस तरह से हम लोग इसको करेंगे, तो मैंने एक बेसिक अप्रोच में मैंने देखा कि मुझे इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है, इसकी वजह से करना है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज ये इसको कहां लेके जाएगा, ये इसको लेके जाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा वो कहां लेके जाएगा, कुछ ऐसे यहां लेके जाना चाहिए इसको, ऐसे ये इसको इस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा। मैं मान लेता हूं सपोज यहां पे ये वाला जो एंगल है इस एंगल को मैं मान लेता हूं सपोज एंगल कितना है थीटा एंगल है, जरा देखें ये एंगल थीटा है, जो डायग्राम में मुझे गिवन है वो दिया हुआ है कि ये 3 मीटर डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है 3 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है 3 मीटर डिस्टेंस, ये 4 मीटर डिस्टेंस, तो 3 और 4 से मैं ये स्ट्रेट लाइन ये परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, स्क्वायर रूट निकाला है तो ये डिस्टेंस मुझे पता लग गया कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 5 मीटर होना चाहिए। तो सेम ऐसे ये वाला डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए 3 और 4, तो ये वाला कितना होना चाहिए 5 मीटर होना चाहिए। मैं एक कैजुअल अप्रोच यूज कर रहा हूं इस मेथड को सॉल्व करने के लिए। ये कितना होना चाहिए 5, ये कितना होना चाहिए अगेन 5। जरा देखें इस पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो उसको कहां लेके जाने की कोशिश कर रहा है बाहर की तरफ, दूर, रिपल्जन। ये रिपल्जन है तो अगर ये मेरा नेट रिजल्टेंट फोर्स है तो इसका मतलब मैं इसको अगर दो पार्ट्स में, दो कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक कर दूं तो वो किस तरह से ब्रेक कर सकता हूं। तो मैं देखा रिजल्टेंट ये यहां पे है तो फोर्स कौन सा होना चाहिए, एक तो ये रिजल्टेंट तभी बन सकता है जब ये ऐसे हो और ये ऐसे हो, ये इसका रिजल्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो सकता है, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल मेरा कितना हुआ थीटा। इस पे इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना होगा, सर देखिए रिपल्जन फोर्स फाइंड कर रहा हूं ना, तो ये रिजल्टेंट फोर्स सपोज कितना है F। अगर ये F है, ये एंगल थीटा है, तो जब एंगल थीटा है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं F cos थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा फिर F sin थीटा। कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने आते हैं वो शायद, तो F cos थीटा, ये वाला कितना हो गया F sin थीटा। तो F cos थीटा और F sin थीटा, जरा इसको अगर मैं पैरेलल लॉ से इसको वापस से कैलकुलेट करके देखूं तो F cos थीटा का स्क्वायर प्लस F sin थीटा का स्क्वायर और दोनों के बीच में एंगल कितना है 2 F1 F2 cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो F स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, F स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, F स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हुआ 1, तो रिजल्टेंट कितना आया F। इस तरह से ये हमारी 11th में हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो हम लोग इस अप्रोच को यूज करते थे। जरा देखिए हम दूसरे वापस से कंपोनेंट, अभी मैंने इसकी वजह से कैलकुलेट किया, जरा इसकी वजह से भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये भी कैसा है रिपल्जन फोर्स, ये इसको कहां लेके जाने की कोशिश करेगा, अगेन यहां पे लेके जाने की कोशिश करेगा। दोनों ये 2 माइक्रो कॉलम, ये 3 माइक्रो कॉलम था, ये 2 माइक्रो कॉलम, ये 3 माइक्रो कॉलम, तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, दोनों के डिस्टेंसेस भी सेम है, तो फोर्स भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैंने इसको F एज्यूम किया है तो ये वाला भी कितना होगा F होगा, इसको एंगल थीटा एज्यूम किया है तो ये वाला भी एंगल कितना हुआ थीटा, अगेन ये वाला एंगल क्या कहलाएगा थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मेरा रिजल्टेंट है, तो कंपोनेंट्स कौन से होंगे, ये एंगल थीटा, तो ये वाला पार्ट मेरा फिर वापस से इसको मैं कैसे लिखूंगा अगेन F cos थीटा, और ये रिजल्टेंट किसका होगा F sin थीटा। जरा देख के आपको ये लग रहा है क्या, ये बात समझ में आ रही है कि ये जो हम लोग कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं वो क्यों फाइंड कर रहे हैं, इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा बेसिक अप्रोच से ही सॉल्व हो जाए, इतने लंबी कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम लोग नहीं फंसे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो सकता है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है। जरा देखें सॉल्व करते हैं चलो उसको। तो ये दोनों क्या है सेम, डायग्रामेटिकली अपोजिट है, तो ये दोनों ने तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया होगा। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो साइन है और डायग्रामेटिकली अपोजिट एंड पे लाई कर रहा है, ये दोनों तो कैंसिल आउट, मतलब ये इसके ऊपर लगने वाला फोर्स में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा होगा। तो जरा देखते हैं अब इसमें कैसे कैलकुलेट कर रहा होगा, ये कितना हो गया आपका F अगेन F। तो इन दोनों का जो कंपोनेंट मुझे अगर नेट F की वैल्यू फोर्स कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2F cos थीटा लेके मैं इसको सॉल्व कर दूं और मैं इसको आसानी से निकाल सकता हूं। अब F की वैल्यू निकालना आसान, F कैसे निकालोगे आप, F इक्वल्स टू Q1 Q2, तो 1 अपॉन कि 9 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, या ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2 माइक्रो कॉलम अगेन 3 माइक्रो कॉलम अपॉन डिस्टेंस कितना 5 का स्क्वायर, और इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख दें F इज इक्वल्स टू 9 इंटू
10⁹ ये हो गया 2 माइक्रो कॉलम, 3 माइक्रो कॉलम को हम सॉल्व कर लें। नीचे डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, ये कितना हो गया 5। ये जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हमेशा हर यूनिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब जो डिस्टेंस होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, मीटर में। यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, मीटर में है। तो हमारे पास ये f की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। इस f की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो नेट f की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको एक ही साइन से डिनोट कर दिया हमने, हम ऐसा करते हैं fn बोल देते हैं इसको। ये हमारा f की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, ये हमारी f नेट की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। तो इस तरह से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये भी आ रही होगी कि सर एंगल तो दिया हुआ नहीं है, अब क्या करें। अब एंगल दिया हुआ नहीं है तो थीटा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो आपके पास ऐसे नहीं दी हुई वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू भी गिवन है। जहां पे cos थीटा लिखा हुआ है हम लोग वहां पे क्या यूज कर लें, 4/5 उसको यूज कर लें। अब आप लोग इजीली हमने 2 न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक पढ़े हैं, जिसमें कॉलम्स फोर्स पढ़ा हमने, दूसरा हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जिस अप्रोच को हम लोगों को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है वो हमने अभी डिस्कस की। अब आप एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के इजीली फर्स्ट 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने वो पैटर्न तक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया है जो इससे थोड़े हायर ऑर्डर के थे। अब आपको उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ाएंगे इसी को नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।